अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद शहजाद है और मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ, इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरी पिछली यूट्यूब की वीडियोस तो देखते रहे होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है साइनोनेज़ल पॉलिप्स, यानी कि नाक के अंदर जो पॉलिप्स बन जाते हैं उनके बारे में बात करूँगा। आम ज़ुबान में हम इसको नाक के अंदर गदूद या नाक के अंदर को मांस बन जाना ये भी बताते हैं कि नाक के अंदर गोश्त बढ़ गया है, मांस बन गया है या नाक के अंदर गदूद बन गए हैं। इसकी वजह से क्या मसले मसाइल होते हैं, क्या अलामात होती हैं, पहले हम उस पर बात करेंगे। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है और इसकी परमानेंट ट्रीटमेंट आया है या नहीं है, या ये आपके साथ सारी ज़िंदगी चलता रहता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो साइनोनेज़ल पॉलिप्स की वजह क्या होती है? सबसे पहले तो ये बनते ही क्यों हैं? ये नाक में ज़्यादातर बनते हैं एलर्जी की वजह से। इसके दो इकसाम होती हैं। एक किस्म जो होती है उसकी वजह से नाक की एक तरफ बंद होती है और वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है, सर्जरी करके हमें उसको निकालना पड़ता है। और उस किस्म का फ़ायदा ये होता है कि उसमें ये दोबारा से नहीं बनते। जबकि जो दूसरी किस्म है जिसको हम इथमाइडल पॉलिप्स कहते हैं, ये एलर्जी की वजह से बनते हैं। और एलर्जी की वजह से इथमाइडल पॉलिप्स कभी भी ख़त्म नहीं होते। यानी कि अगर हम सर्जरी के ज़रिए उसको निकाल भी लें तो इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि ये दोबारा से बन जाएंगे और दोबारा से बढ़ जाएंगे। तो एलर्जी की वजह से जो पॉलिप्स बनते हैं उनको हम इथमाइडल पॉलिप्स कहते हैं। और ये ज़्यादातर दोनों तरफ होते हैं, यानी कि दोनों नथनों में होते हैं और नाक की दोनों अतराफ को बंद रखते हैं। मरीज़ को जो मुश्किलात आती हैं इसकी वजह से, सबसे पहले तो नाक का बंद होना, इसकी वजह से नाक मुकम्मल तौर पर कभी कभार बंद हो जाता है। दूसरा स्मेल, यानी कि एनोस्मिया उसको होना शुरू हो जाता है, उसकी स्मेल लॉस हो जाती है, उसकी सूंघने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। खुशबू, बदबू वगैरह वो सूंघ नहीं सकता, क्योंकि जो झिल्ली जहाँ से नाक में सेंस करना है, सांस जाता है नाक के अंदर और जो झिल्ली सूंघती है और उसकी वजह से स्मेल इंसान को महसूस होती है, वो झिल्ली इफ़ेक्ट हो जाती है पॉलिप्स की वजह से। और पॉलिप्स उसके सामने कवर बना लेते हैं और इसकी वजह से आपकी जो सूंघने की सलाहियत होती है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। इसके अलावा पॉलिप्स की वजह से और क्या मसले मसाइल हो सकते हैं? सर में दर्द हो सकता है, नाक से रेशा बहुत ज़्यादा आता है, छींकें आती हैं, नाक से रेशा गले में गिर सकता है और बार बार गले का ख़राब होना भी बायस बन सकता है। इसके अलावा कानों पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, कान भी आपके ख़राब हो सकते हैं, कानों के अंदर भी रेशा पड़ने के चांसेस होते हैं। अगर तो साइनोनेज़ल पॉलिप्स बहुत ज़्यादा हो जाए और इसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाए और इसका वक्त पर इलाज ना करवाया जाए तो साइनोनेज़ल पॉलिप्स कभी कभार दिमाग की तरफ फैलने का भी इनमें डर होता है और आंखों को, नज़र को भी ये इफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए बर वक्त इसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है। अच्छा, साइनोनेज़ल पॉलिप्स की ट्रीटमेंट के हवाले से हम बात करेंगे। तो साइनोनेज़ल पॉलिप्स की सबसे पहले तो ये याद रखें कि इथमाइडल पॉलिप्स जो हैं, जो एलर्जिक पॉलिप्स हैं, जो एलर्जी की वजह से हो रहे हैं, उसकी मुकम्मल मुस्तकिल कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये बात मरीज़ों को हम जब वो हमारे पास आते हैं तो हम ज़रूर बताते हैं कि इसकी मुस्तकिल ट्रीटमेंट कोई नहीं है और ये आपको सर्जरी के बाद भी इवन दोबारा होने के चांसेस रहेंगे। तो इस सूरत में मरीज़ जो है वो सर्जरी कराने को अवॉइड करता है और सर्जरी की तरफ नहीं जा रहा होता। तो इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा पहले कि शुरू में जब साइनोनेज़ल पॉलिप्स का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको असेस करते हैं और उसको कुछ टेस्ट करवाते हैं उसके, जिसमें सीटी स्कैन है, ब्लड के कुछ टेस्ट हैं, जिससे हम एलर्जी का पता लगाते हैं। जब कंफर्म हो जाता है कि इसके साइनोनेज़ल पॉलिप्स हैं और साइनोनेज़ल पॉलिप एलर्जी की वजह से हैं और साइनोनेज़ल पॉलिप्स बहुत ज़्यादा नाक के अंदर भी फैले हुए हैं और साथ में साइनसिस के अंदर भी फैले हुए हैं, जो नाक के आगे पीछे कुछ खलाएँ होती हैं चेहरे में, वहाँ उनको हम साइनसिस कहते हैं। अगर उन साइनसिस में भी ये पॉलिप्स फैले हों तो उनका भी इलाज करना ज़रूरी होता है। वहाँ साइनसिस की सफाई करना वो भी ज़रूरी होता है। तो शुरू में हम मरीज़ को कुछ दवाइयाँ देते हैं, जिसमें एंटी एलर्जी दवाइयाँ, कुछ एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं
और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी जो है वो स्टीरॉइड्स देते हैं। अब स्टीरॉइड्स का मसला ये होता है कि जैसे शुगर के मरीज़ हैं उसमें हम स्टीरॉइड्स नहीं दे सकते, कुछ और बीमारियां भी होती हैं जिनमें हम स्टीरॉइड्स नहीं दे सकते, और बाज़ औक़ात मरीज़ों का भी ये कंसर्न होता है कि स्टीरॉइड्स ना दें, डॉक्टर जो है वो स्टीरॉइड्स क्यों दे रहे हैं, स्टीरॉइड्स से तो बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, स्टीरॉइड्स की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल आएंगे, तो मरीज़ जो है वो स्टीरॉइड्स देने को अवॉइड करते हैं। तो इस वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ वो यही है कि हर किस्म के जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होते, और पॉलिप्स जो हैं, जो एलर्जिक पॉलिप्स हैं, उसका ट्रीटमेंट है ही स्टीरॉइड्स। उसका ट्रीटमेंट स्टीरॉइड्स के अलावा कुछ भी नहीं। स्टीरॉइड्स जो है उसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट है, और स्टीरॉइड्स हम मुख्तलिफ किस्म से मरीज़ को दे सकते हैं। लाइक हम उसको ओरल दे सकते हैं यानी कि गोलियों की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में दे सकते हैं, और टॉपिकल फॉर्म में यानी कि कतरों की सूरत में देते हैं। अब इसमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर पॉलिप्स की नौइयत बहुत ज़्यादा सवियर है और पॉलिप्स बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं तो उस सूरत में हमें शुरू में थोड़ा सा टैबलेट्स की फॉर्म में स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं, और ये मरीज़ के लिए ही बेहतर होता है। लेकिन वो स्टीरॉइड्स हम एक मिकदार में देते हैं, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का कोर्स करवाते हैं, जिससे स्टीरॉइड्स का साइज़ थोड़ा सा कम हो जाता है और मरीज़ का सांस भी बेहतर हो जाता है। और इसके अलावा साथ में हम टॉपिकल स्टीरॉइड्स देते हैं यानी कि स्प्रे की फॉर्म में या कतरों की फॉर्म में स्टीरॉइड्स देते हैं। अब इसमें बहुत सारे मरीज़ों का ये सवाल होता है कि ये तो स्टीरॉइड्स हैं, इससे ये मसला हो जाएगा। तो ये बात आपको जाननी चाहिए कि अगर आप टॉपिकल स्टीरॉइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, स्प्रे की फॉर्म में स्टीरॉइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होंगे। और अब जो है हमारे पास बहुत अच्छे नेज़ल स्प्रेज मौजूद होते हैं, टॉपिकल स्टीरॉइड्स होते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन आपके जिस्म में नहीं होती, वो आपके खून को मुतासर नहीं करते और आपकी बॉडी में कोई असर नहीं डालते, तो उसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और फ़ायदा ये होता है कि वो लोकल जो पॉलिप्स हैं उसके साइज़ को भी श्रिंक करने में मदद करते हैं। अच्छा, कभी कभी जो है टॉपिकल स्टीरॉइड्स का फ़ायदा ये भी होता है कि इसकी वजह से जो पॉलिप्स होते हैं बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं और मरीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं वो 70-80% कम हो जाते हैं। उसकी स्मेल भी बहाल हो जाती है, उसका सांस भी ठीक हो जाता है, सर में दर्द वगैरह होना भी बेहतर हो जाता है। तो इनका बहुत फ़ायदा होता है और सर्जरी से कभी कभी मरीज़ बच जाता है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उस सूरत में टॉपिकल स्टीरॉइड्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन इसमें जो पॉइंट है, जो नोट करने वाली बात है, वो ये है कि टॉपिकल स्टीरॉइड से अगर फ़ायदा हो रहा है तो उस सूरत में आपने उनको छोड़ना नहीं है, उनको बंद नहीं करना। बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि 2 महीने 3 महीने स्टीरॉइड्स इस्तेमाल कर लिए, स्प्रे कर लिया, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि वही पॉलिप्स जो है वो दोबारा से रीग्रो कर जाते हैं, पॉलिप्स दोबारा से मैस दोबारा से नाक में बन जाता है और मरीज़ का नाक दोबारा से बंद होना शुरू हो जाता है। तो उसका फिर नुकसान होता है, दोबारा से आपको फिर ओरल स्टीरॉइड्स की तरफ जाना पड़ता है और गोलियों की फॉर्म में आपको स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो अगर मरीज़ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करता रहे और टॉपिकल स्टीरॉइड्स, स्प्रे के स्टीरॉइड्स जो होते हैं उनको ना छोड़े तो कोई मसला नहीं होता। और ये टॉपिकल स्टीरॉइड्स जो है सालों भी अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वजह से ज़्यादातर कोई नुकसान नहीं होता। कभी कभी अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आ जाए तो वो आप डॉक्टर को चेक करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ कि हम सर्जरी कब करते हैं और किन सूरत हाल में हमें सर्जरी करनी चाहिए, और आपको अगर पॉलिप्स का मसला है तो आपको सर्जरी की तरफ कब जाना चाहिए। एक तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की अपनी चॉइस पर भी, और अगर पेशेंट ट्रीटमेंट्स को सही तरह से फॉलो करता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर टॉपिकल स्टीरॉइड्स स्प्रे की फॉर्म में जो होते हैं अगर उनको बाकायदा इस्तेमाल करता रहे तो समटाइम्स उसी से फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन अगर सीटी स्कैन में पॉलिप्स बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, साइनसेस के अंदर बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं और हमें कुछ ऐसी अलामात नज़र आ रही है कि पॉलिप्स की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आंखें मुतासर हो सकती हैं, दिमाग की तरफ इन्फेक्शन जा सकता है, कानों पे कोई फ़र्क पड़ सकता है, तो ऐसी सूरत में हम मरीज़ को यूजुअली पॉलिप्स की सर्जरी एडवाइस करते हैं। अब पॉलिप्स की सर्जरी जो है ये एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, ये इसका परमानेंट हल नहीं है।
ये आपको एक अच्छा ENT स्पेशलिस्ट हमेशा बताएगा कि पॉलिप्स की सर्जरी जो है ये इसका कोई परमानेंट हल नहीं है, ये इसका एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। मतलब पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इस तरह है कि सर्जरी के बाद आपको पॉलिप्स होने के दोबारा से भी चांसेस हैं। आजकल जिस टेक्निक से हम सर्जरी करते हैं उसको कहते हैं फेस, यानी कि एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होती है। कैमरे के जरिए ये सर्जरी की जाती है और इसमें नाक की सफाई की जाती है। नाक में जितने पॉलिप्स हैं, साइनस के अंदर जितने पॉलिप्स हैं, उन सारे पॉलिप्स को निकाला जाता है। तो इवन पूरी तरह सफाई करने के बावजूद भी अगर सर्जन बहुत अच्छी सर्जरी भी कर ले और सारे साइनसेस को क्लियर कर लेता है बिल्कुल, उसके बावजूद भी पॉलिप्स आपकी बॉडी में दोबारा हो सकते हैं, क्योंकि एलर्जी तो मौजूद है और एलर्जी की वजह से ये पॉलिप्स बने तो दोबारा से भी ये पॉलिप्स बनने के चांसेस मौजूद होते हैं। तो इस सूरत में नाक में स्प्रेस का इस्तेमाल करना बाकायदा तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्जरी के बाद हम मरीज़ को ये कहते हैं कि ये स्प्रे आप जो है वो इस्तेमाल करते रहें और अगर हो सके तो 3-4 साल तक मुसलसल यूज़ करते रहें और बार बार डॉक्टर को 3 महीने बाद या 6 महीने बाद फॉलोअप में चेक करवाते रहें। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि पॉलिप्स दोबारा से नहीं बढ़ेंगे और आपको जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। स्मेल का मसला नहीं होगा, नाक बंद होने का मसला नहीं होगा, बार बार गला ख़राब होना, साइनोसाइटिस होना, ये मसले मसाइल इंशाल्लाह नहीं होंगे। सर्जरी के हवाले से कुछ और बातें भी मैं बताता चलूँ, क्योंकि जहनों में कुछ सवालात होते हैं। एक तो ये है कि ये सर्जरी फुल बेहोशी में होती है और इस सर्जरी का दौरानिया कम से कम घंटे से लेकर 1.5 घंटा या कभी कभार 2 घंटे भी हो सकता है। मरीज़ की कैफियत पर डिपेंड करता है और पॉलिप्स की नौयत पर भी डिपेंड करता है। अगर तो खून बहुत ज़्यादा आ रहा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो ज़ाहिरी बात है बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसके अलावा सर्जरी फुल बेहोशी में होती है और सर्जरी के बाद मरीज़ को यूजुअली हम 1 दिन अस्पताल में रखते हैं। इसके बाद सर्जरी के बाद नाक से क्योंकि खून आने का खतरा होता है तो नाक के अंदर पट्टी रखी जाती है जो कि 12 से 24 घंटे के दरमियान निकाल दी जाती है। और सर्जरी के बाद मरीज़ को हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं और ख़ास तौर पर मरीज़ को नाक की सफाई का ज़रूर बताते हैं कि नाक की सफाई अच्छी तरह से करनी है और नाक का स्प्रे बाकायदा इस्तेमाल करना है। अगर नाक का स्प्रे बाकायदा इस्तेमाल करता रहे मरीज़ तो फिर सर्जरी के इफ़ेक्ट्स अच्छे होते हैं, सर्जरी का बहुत फ़ायदा होता है और दोबारा से नेज़ल पॉलिप्स नहीं बढ़ते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ हमें आकर बताता है कि वो 5-5, 6-6 दफ़ा साइनस की सर्जरी करवा चुका होता है। पॉलिप्स की सर्जरी उसकी 5-5, 6-6 दफ़ा हो चुकी होती है, लेकिन दोबारा से पॉलिप्स बन जाते हैं। तो उसमें होता ही है कि सिंपल पॉलिपेक्टमी की जाती है और ये एक पुराना मेथड है और इसके ज़रिए में सिर्फ ये होता है कि नाक के अंदर जो पॉलिप्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है और फिर मरीज़ जो है ना वो इसी तरह से बगैर किसी हिदायत के चला जाता है। तो इवन सिंपल पॉलिपेक्टमी में भी अगर आपने नाक से गदूदें निकाल दिए, उसके बाद अगर मरीज़ प्रॉपर तरीके से ये स्प्रेज इस्तेमाल करता रहे तो दोबारा पॉलिप्स बनने के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस वीडियो में मेरा मैसेज है वो ये है कि साइनोनेज़ल पॉलिप्स का ट्रीटमेंट जो है वो स्टीरॉइड्स हैं और स्टीरॉइड्स टॉपिकल फॉर्म में, स्प्रे की फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं और बहुत अच्छे स्टीरॉइड्स टॉपिकल स्प्रे आजकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं और उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, तो ये आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं। मसला ये होता है कि हम मरीज़ को दवाई तो लिख देते हैं, लेकिन कभी कभार जो है वो डॉक्टर अगर उसके ऊपर बोझ होता है, कोई रश वगैरह होता है या डॉक्टर सही तरह काउंसल नहीं कर पाता या डॉक्टर भूल जाता है, तो मरीज़ घर जाके देखता है कि ये तो स्टीरॉइड है और वो स्टीरॉइड कहता है ये तो डॉक्टर ने मुझे स्टीरॉइड लिख दिए और वो स्टीरॉइड इस्तेमाल ही नहीं करता। तो उसका उल्टा नुकसान होता है मरीज़ को ही, और जो डॉक्टर ने एक अच्छा स्टीरॉइड उसको लिखा होता है वो मरीज़ इस्तेमाल नहीं करता और उसके बाद उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आपको किसी डॉक्टर ने ऐसा कोई स्टीरॉइड लिख भी दिया है तो आप उस पर देख लें और डॉक्टर आपको ख़ुद भी बता देंगे। आप डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट करके पूछ लेंगे ये तो स्टीरॉइड है, मैं इस्तेमाल करूँ या ना करूँ। तो अगर उसने आपको अच्छी क्वालिटी के स्टीरॉइड्स लिखे होंगे तो वो आपको ज़रूर बताएगा कि ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 6-7 महीने, 1 साल, 2 साल, बल्कि पूरी ज़िंदगी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। अच्छा, ये कुछ गुजारिशात थी साइनोनेज़ल पॉलिप्स के हवाले से, तो मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मज़ीद जो वीडियोज़ आएँ ताकि उनको आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।